हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 112। जिस भी स्टूडेंट ने अब तक पिछले 111 टेस्ट नहीं देखे देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी टेस्टों को कवर कर लीजिए। आपके लिए हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डेली शाम को 9 बजे मिलेगी आपको क्लासेस। चलिए शुरुआत करते हैं। डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का तरंगाकार मतलब वेव फॉर्म है, वो क्या होता है? स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगुलर या त्रिभुजाकार या ज्यावक्रीय? बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का जो तरंगाकार है यानी वेव फॉर्म, वो किस टाइप का होता है दोस्तों? वर्ग, आयताकार, त्रिभुजाकार या ज्यावक्रीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये होता है त्रिभुजाकार टाइप का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है डीसी शंट जनरेटर के क्षेत्र में बाहरी प्रतिरोध लगाने से क्या होगा? जनरेटर की गति में वृद्धि होगी या जनरेटर के वोल्टता में वृद्धि होगी या जनरेटर के वोल्टता में कमी होगी या डिलीवर शक्ति में वृद्धि होगी? मतलब जो पावर को डिलीवर करेगा उसमें बढ़ोतरी होगी। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनरेटर के वोल्टता में कमी होगी। यानी डीसी शंट जनरेटर के क्षेत्र में बाहरी प्रतिरोध लगाने से जनरेटर के वोल्टता में कमी आ जाती है। इसका कारण है कि प्रतिरोध बढ़ाने से फ्लक्स कम हो जाएगा, जिससे कि उत्पन्न ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, ई मतलब ईएमएफ और के फाई एन, एन मतलब स्पीड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। देश धारा मशीन की उत्तेजित मतलब एक्साइटेड कुंडलियां किस में जुड़ी होती है? मशीन में, आर्मेचर स्लॉट में, ध्रुव के चारों ओर या अलग से? कौन सा आंसर राइट होगा इसका, फटाफट बताइए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ध्रुव के चारों ओर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है डीसी शंट मशीन में चर क्षय मतलब वेरिएबल लॉस होता है। लोहा क्षय, शंट क्षेत्र क्षय या आर्मेचर तांबा क्षय? क्षय हानि को बोलते हैं, लॉसेस को बोलते हैं, या घर्षण और वायु घर्षण? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी शंट मशीन की बात हो रही है यहाँ पे। वेरिएबल लॉस किस टाइप का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्मेचर तांबा क्षय होता है ये, क्योंकि यह भार धारा के साथ परिवर्तित यानी अनुक्रमानुपाती होता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्न में से किसके साथ आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण फ्लक्स में कमी होती है? घटते हुए आघूर्ण, बढ़ते हुए आघूर्ण या बढ़ती हुई धारा या बढ़ते हुए आघूर्ण और बढ़ती हुई धारा दोनों टाइप के? तो बताइए कौन सा आंसर राइट होगा इसका। कमेंट में टाइप करते रहिए जिससे कि आपको भी एहसास हो हमारी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब बढ़ती हुई धारा के। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। निम्न में से किसके साथ आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण फ्लक्स में कमी होती है? फ्लक्स में कमी कब होगी? जब बढ़ती हुई धारा होगी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव किस में अधिक होता है? क्षेत्र दुर्बलन पद्धति में या आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण में या दोनों पत्तियों में समान होता है या सभी विकल्प इसके सही हैं? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ये जो एग्जाम में पूछे गए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस है। जिसने एग्जाम दिया है उसको पता होगा भी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए कौन सा आंसर होगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव किस में अधिक होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र दुर्बलन पद्धति में मतलब फील्ड डिल्यूशन मेथड में। यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव डीसी मशीन में 2 प्रकार से होता है। एक होता है डी मैग्नेटाइजिंग प्रभाव बोलते हैं जिसको हम, दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव। यानी 2 टाइप से होते हैं। यह दोनों का कुल प्रभाव मेन क्षेत्र को दुर्बल यानी वीक करता है, यानी कमजोर करता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है कुंडली वाइंडिंग बाहरी ऊर्जा स्रोत से किसके द्वारा जुड़ी होती है? दिक् परिवर्तक सिस्टम से या ब्रश सिस्टम से या दिक् परिवर्तक ब्रूस सिस्टम से या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर राइट होगा इसका। कुंडली वाइंडिंग बाहरी ऊर्जा स्रोत से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दिक् परिवर्तन ब्रूस सिस्टम से जुड़ी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। अब बात आती है डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किस प्रकार की मशीनों में किया जाता है? उच्च वोल्टेज न्यून धारा वाली में या उच्च धारा न्यून वोल्टेज वाली में या उच्च वोल्टेज उच्च धारा वाली में या न्यून वोल्टेज न्यून धारा वाली में। यह भी काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टेज और न्यून धारा वाली मशीनों में किया जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग का इस्तेमाल उच्च वोल्टेज न्यून धारा की मशीनों में किया जाता है क्योंकि धारावाही चालक को आर्मेचर खांचों तथा पोल खांचों में स्थापित करना वाइंडिंग कहलाता है। यह भी नोट कर लेना साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। अब बात आती है किसके लिए लैप वाइंडिंग को वरीयता दी जाती है? कम धारा और कम वोल्टेज के लिए, उच्च धारा और उच्च वोल्टेज के लिए या उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए या कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए। यह भी फेमस क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाई करंट एंड लो वोल्टेज लैप। तो इसमें आपको ध्यान रखना है लो वोल्टेज होती है हमेशा, स्टार्टिंग पहला अक्षर होता है उससे अंदाजा लगाना है आपको, और करंट हाई होगी, ये उल्टा होता है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। अब बात आती है डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? दिक् परिवर्तन, गति, आवृत्ति या ब्रूस संपर्क ड्रॉप के। डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब गति पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, मोशन पे, स्पीड पे डिपेंड करेगा। अब बात आती है अल्प दिक् परिवर्तन के कारण क्या होता है? ब्रूस के अग्रणी धार पर स्पार्किंग होगी या ब्रूस के पिछली धार पर स्पार्किंग होगी या कोई स्पार्किंग नहीं होती या ब्रूस के बीच में स्पार्किंग होती है। तो बताइए कौन सा आंसर इसका राइट होगा। व्हाट हैपेंस ड्यू टू शॉर्ट डिफ्लेक्शंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रूस के अनुगामी, मतलब पश्चगामी बोल सकते हैं इसको हम, पिछली धार पर स्पार्किंग पैदा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। एक डीसी जनरेटर की वोल्टता को बढ़ाने की सरल विधि किसके लिए है? वायु अंतराल घनत्व को कम करने के लिए या घूर्णन गति को बढ़ाने के लिए या घूर्णन गति को घटाने के लिए या आर्मेचर की लंबाई को बढ़ाने के लिए। एक डीसी जनरेटर की वोल्टता को बढ़ाने की सरल विधि क्या होती है दोस्तों, या किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब घूर्णन गति को बढ़ाने के लिए होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। डीसी पार्श्व पथ जनरेटर में क्या होते हैं? थोड़ा सा झुका हुआ अभिलक्षण वक्र होता है, या उल्लेखनीय बढ़ते हुए लक्षण या स्थिर वोल्टता लक्षण या उल्लेखनीय घटते हुए लक्षण। डीसी पार्श्व पथ जनरेटर में क्या होते हैं दोस्तों? तो इसका आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा झुका हुआ अभिलक्षण वक्र होता है इसका, यानी ध्रुव के सैचुरेशन के बाद जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसका मान थोड़ा सा झुका अभिवक्र प्रदर्शित करेगा। और डीसी शंट जनरेटर में फ्लक्स का मान स्थिर होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फ्लक्स का मान क्या होगा? स्थिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का जो तरंगाकार होता है वो किस टाइप का होता है? वर्ग, आयताकार, त्रिभुजाकार या ज्यावक्रीय। आर्मेचर एमएमएफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार होगा, ये भी ट्रायंगुलर, क्योंकि ब्रूस अक्ष पर क्या होता है, फ्लक्स शीर्ष ऊपर उड़ जाता है और क्रमिक रूप से घटकर पोल ध्रुव पर निम्न हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर।
अब बात आती है डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक खालिस्तान की तरह व्यवहार करता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी या अर्ध तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी रेक्टिफायर को बोला जाता है, या नियंत्रित पूर्ण तरंग रेक्टिफायर या दिष्टकारी बोल सकते हैं, या नियंत्रित अर्ध तरंग दिष्टकारी। कौन सा आंसर इसका राइट होगा, फटाफट बताइए। डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक खालिस्तान की तरह व्यवहार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, मतलब फुल वेव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रेणी क्षेत्र के सहायक एम्पियर में कितने टर्न्स मतलब बार के साथ बढ़ते हैं या बार के साथ घटते हैं, बार के बराबर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बार मतलब लोड, यहाँ पे लोड होगा। श्रेणी क्षेत्र के सहायक एम्पियर फेरे टर्न्स है, वो किस टाइप के होते हैं दोस्तों, तो इसका आपको ध्यान रखना है, लोड के साथ हमेशा बढ़ते हैं। क्योंकि श्रेणी क्षेत्र सहायक एम्पियर या मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, जिसको चुंबकत्व वाहक बल बोलते हैं, उसका मान बढ़ता है क्योंकि यह लोड के साथ श्रेणी में जुड़े होने के कारण लोड परिवर्तन पर धारा परिवर्तन होता है, और जो एमएमएफ है वो परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है डीसी जनरेटर के आर्मेचर के कुंडलन में प्रेरित होता है जब आर्मेचर खालिस्तान में घूर्णन करता है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय अभिवाह है। कौन सा आंसर राइट होगा इसका। डीसी जनरेटर के आर्मेचर के कुंडलन में प्रेरित होता है जब आर्मेचर खालिस्तान में घूर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करेगा तब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, डीसी मशीन द्वारा जनरेटर के रूप में अथवा मोटर के रूप में कार्य करने पर भी निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान दिशा को कायम रखती है। उत्पन्न ईएमएफ या आर्मेचर धारा या फील्ड धारा या आपूर्ति धारा। यहाँ पे कंपैरिजन पूछा गया है डीसी मशीनों का, मतलब जहाँ पे एक जनरेटर है और एक मोटर है, उनमें क्या चीज समान रहती है, यानी एक कौन सी चीज है जो एक हमेशा कायम रहती है, दोनों की राशि सेम होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रेरक ईएमएफ मतलब पैदा होने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ के कौन से हिस्से सक्रिय भाग लेते हैं। स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह या प्रलंबन, या स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह और ओवरहैंग दोनों, या दिक् परिवर्तक खंड। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह। यानी ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ का स्लॉट के भीतर की कुंडली की तरह या सतह सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि ध्रुव फ्लक्स को आर्मेचर स्लॉट के भीतर वाली कुंडली द्वारा ही काटा जाता है। यह आपको नोट करना है, क्या किया जाता है, क्योंकि ध्रुव फ्लक्स होता है उसको आर्मेचर स्लॉट के भीतर वाली मतलब जो अंदर वाले कुंडली द्वारा ही काटा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीसी शंट जनरेटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन है, इसको रट लेना। डीसी शंट जनरेटर स्वयं उत्तेजित होता है, श्रेणी उत्तेजित या शंट उत्तेजित या पृथक उत्तेजित। बताइए कौन सा आंसर होगा। यानी एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्वतः उत्तेजित होता है। यानी डीसी शंट जनरेटर एक स्वयं उत्तेजित जनरेटर होता है। इसके फील्ड कुंडलन को बाहरी उत्तेजित ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वतः द्वारा मतलब खुद अपने आप उत्पन्न विद्युत धारा द्वारा उत्तेजित होती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर। अब बताते हैं डीसी मशीन के ब्रूसों को भौतिक रूप से स्थापित करना चाहिए। ध्रुवीय अक्ष में आर्मेचर पर, अंतर ध्रुवीय अक्ष में आर्मेचर पर, या ध्रुवीय अक्ष में दिक् परिवर्तन पर, या अंतर ध्रुवीय अक्ष में दिक् परिवर्तक पर। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतर ध्रुवीय अक्ष में आर्मेचर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर। अब बात आती है किस प्रकार का ईएमएफ प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा जनरेटर में प्रेरित होता है। स्थिर टाइप का, गतिशील, या दोनों स्थिर और गतिशील, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना इसको। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गतिशील टाइप का। तो आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी फटाफट कमेंट में टाइप करके बताइए। 100%, 75%, 50% या इससे भी कम।
और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताना, जिससे कि हम आपको रिप्लाई कर सकें और आगे वाली वीडियो में सुधार भी सकें उस गलती को। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए डेली बेहतरीन क्लासेस और क्वेश्चंस लेके आएँ, आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो, आपकी तरक्की हो, मतलब सक्सेस मिले आपको। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि आप सभी के फ्रेंड्स को पता चल सके इन लाइव क्लासेस के बारे में। डेली शाम को 9 बजे एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे क्लासेस मिल जाएगी आपको। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। और अजय एजुकेशन लाइव को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आपका भरोसा हमारा साथ।